हम स्टार्ट करते हैं आज नया टॉपिक, डेटाबेस लैंग्वेजेस। है ना। डेटाबेस लैंग्वेज बेसिकली हमें क्यों चाहिए होती है, क्यों नीड होती है डेटाबेस लैंग्वेजेस की। हमारे पास डेटा है, हमने डेटा को स्टोर कर रखा है, ठीक है। डेटा को हम रिट्रीव करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है, मैनिपुलेट करना चाहते हैं। डेटाबेस लैंग्वेज की क्यों ज़रूरत है? डेटा को डिफाइन करने के लिए, और सेकंड है डेटा को रिट्रीव एंड मैनिपुलेट करने के लिए। ठीक है ना। डेटाबेस लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों है हमें? कि डेटा को आप पहले इसकी स्कीमा डिफाइन करोगे, डेटा की स्कीमा डिफाइन करेंगे तो उसके लिए लैंग्वेज चाहिए। डेटा को अपडेट करेंगे तो उसके लिए लैंग्वेज चाहिए। तो डेटा लैंग्वेज को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। डेटाबेस लैंग्वेज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। First DDL and second is DML, data definition language, and second is data manipulation language. And second is data manipulation language. ठीक है, आगे बढ़ें। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के द्वारा आप डेटा को रिट्रीव कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्लियर हो गई, ठीक है। डेटा मैनिपुलेशन बेसिकली किसके काम में आ रही है? डेटा को रिट्रीव करना, डेटा को इंसर्ट करना, डेटा को डिलीट करना, डेटा को अपडेट करना। ये सारे काम किसके द्वारा होंगे? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के द्वारा होंगे। कहीं कहीं पे
डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और क्वेरी लैंग्वेज, इन दोनों को सिनोनिम भी कहा जाता है, लेकिन ये सिनोनिम नहीं है। क्वेरी लैंग्वेज बेसिकली क्या है, जैसे आपकी क्वेरी लैंग्वेज में आ जाता है, स्पेशली डेटा को रिट्रीव करने के काम में आ गई है ना। क्वेरी लैंग्वेज हम किसको कह रहे हैं, बेसिकली डेटा को रिट्रीव करने के काम में आ गई। डेटा मैनिपुलेशन और क्वेरी लैंग्वेज दोनों को अलग अलग आप मतलब दोनों अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं हैं। हालांकि लगभग अगर आप काम देखेंगे, यहाँ बहुत सारे काम क्वेरी लैंग्वेज से जो होते हैं वही डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में होते हैं। अब क्वेरी लैंग्वेज की अगर हम एग्जांपल ले लें तो क्वेरी लैंग्वेज में आ जाता है आपके रिलेशनल अलजेब्रा, ये क्वेरी लैंग्वेज का टाइप है, ठीक है। टपल, रिलेशनल कैलकुलस, टपल, रिलेशनल कैलकुलस, ये क्वेरी लैंग्वेज के नाम है, जस्ट एक बार नाम ध्यान रख लेना, ठीक है। डोमेन, रिलेशनल कैलकुलस, ये भी क्वेरी लैंग्वेज का नाम है। एक और क्वेरी लैंग्वेज हम जो काम में लेते हैं एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के हिसाब से एक बार ध्यान रख लेना कि क्वेरी लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, रिलेशनल अलजेब्रा, टपल रिलेशनल कैलकुलस, डोमेन रिलेशनल कैलकुलस एंड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये क्वेरी लैंग्वेज के जितने जनरली अपन जो काम लेते हैं या टाइप हैं उनके नाम हैं। डाटाबेस लैंग्वेज को अगर अपन कैटेगरी में डिवाइड करें तो DDL एंड DML है। DML को भी फिर एक कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, प्रोसीजरल लैंग्वेज एंड नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। ये अभी और टाइप बताऊंगी मैं। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज है ना, लेकिन ठीक है जनरली दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। TCL को भी कहते हैं, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज भी काम में आती है, जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे लॉक करना, ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करने के काम में आ गई है। अपन जनरल लैंग्वेज जनरली अगर अपन बात करते हैं तो DDL और DML, ठीक है। हाँ, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, क्रिएट टेबल, स्कीमा डिफाइन करना, मैनिपुलेशन, बनी हुई स्कीमा में चेंजेस करना, रिट्रीव एंड चेंज। DDL सबसे पहले डेटाबेस बनाना, उसकी स्कीमा डिफाइन करना, ठीक है। और DDL में भी एक स्पेशल टाइप है, स्टोरेज स्कीमा डिफाइन करना, ठीक है। तो क्वेरी लैंग्वेज अगर कहें तो ये सब क्वेरी लैंग्वेज में आती है। क्वेरी लैंग्वेज के नाम से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये तीनों चारों क्वेरी लैंग्वेज में आती हैं। और क्वेरी लैंग्वेज में भी इसको कहा जाता है प्रोसीजरल लैंग्वेज, और इन दोनों को कहा जाता है नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज।
स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो है वो रिलेशनल अलजेब्रा और टपल रिलेशनल कैलकुलस का कॉम्बिनेशन है। अब इसको समझेंगे अपन। डीएमएल हम पढ़ गए थे, एक बार शुरुआत से वापस पढ़ो। डीएमएल हम पढ़ गए थे। डीएमएल को दो भागों में बांटा जाता है, प्रोसीजरल लैंग्वेज एंड नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। ठीक है। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज को किसमें बांटा है आपने? दो भागों में बांटा है। ठीक है। प्रोसीजरल लैंग्वेज हम उसको कहते हैं जिसमें हमें यह बताना पड़े कि आपको क्या चाहिए और कैसे चाहिए। जब हम लैंग्वेज से इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं डेटाबेस से, जो ऐसी लैंग्वेज जो ये कहती है कि आप क्या चाहिए ये भी बताओ और उसका प्रोसीजर भी बताओ कि कैसे उसको रिट्रीव किया जाए, मेथड भी बताओ, तो उस लैंग्वेज को क्या कहा जाता है? प्रोसीजरल लैंग्वेज कहा जाता है। ऐसी लैंग्वेजेस जिसमें यह बताना हो कि क्या चाहिए, पर यह न बताना हो कैसे चाहिए। प्रोसीजर डिफाइन न करना पड़े। तो उस लैंग्वेज को क्या कहेंगे अपन? नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। ठीक है। प्रोसीजरल लैंग्वेज, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। फिर आप वापस नीचे देखो, क्वेरी लैंग्वेज कितने टाइप की बताई मैंने? 4 तरीके की। सिर्फ नाम याद रखने हैं आपको, और नाम याद रख के भी साथ में ये याद रख लेना, रिलेशनल अलजेब्रा जो है प्रोसीजरल टाइप का ही है। टपल रिलेशनल कैलकुलस, डोमेन रिलेशनल कैलकुलस नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है। आपके एसक्यूएल फिर क्या हुई? प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल का कॉम्बिनेशन है। प्योर प्रोसीजरल भी नहीं है, प्योर नॉन प्रोसीजरल भी नहीं है। ठीक है। फिर हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज पे आएंगे। एसक्यूएल ही ज़्यादा पूछी जाती है डेटाबेस में, और एसक्यूएल पे ही क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, तो एसक्यूएल को थोड़ा पढ़ेंगे अपन। ये एक बार अपन ने ओवरऑल पढ़ा था। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस क्या हैं? ठीक है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस में अपन ने पढ़ा डेटा डेफिनेशन और डीएमएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीडीएल एंड डीएमएल। अब डीडीएल को भी एक बार डीएमएल को पढ़ा पहले अपन ने, है ना? डीएमएल को पहले पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, फिर उसके बाद लेंगे अपन एसक्यूएल।
डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज से आप डाटाबेस की स्कीमा को डिफाइन किया जाता है DDL के स्पेशल टाइप डेटा स्टोरेज एंड डेफिनेशन लैंग्वेज से डेटा का स्टोरेज और एक्सेस मेथड को डिफाइन किया जाता है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज से डेटाबेस की स्कीमा को डिफाइन किया जा रहा है, ठीक है। फिर DDL के स्पेशल टाइप कौन सी लैंग्वेज है? डेटा स्टोरेज एंड डेफिनेशन लैंग्वेज से डेटा का स्टोरेज और एक्सेस मेथड को डिफाइन किया जाता है। ठीक है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज को जो आप डिफ़ाइन करते हैं, स्कीमा डिफ़ाइन करते हैं, तो उससे जो आउटपुट जनरेट होता है उसको डेटा डिक्शनरी में रखा जाता है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज देके अब जब आप डेफिनेशन दे रहे हो तो उसका कोई ना कोई आउटपुट आएगा, है ना। जो आउटपुट आता है उसको डेटा डिक्शनरी में रखा जाता है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज से आप स्कीमा डिफ़ाइन की जाती है। इसके द्वारा जो आउटपुट आता है, स्कीमा की जो डेफिनेशन बनती है, कुछ तो रिज़ल्ट बनेगा, इसकी कोई डेफिनेशन बनेगी, ठीक है। इस डेफिनेशन को किस में रखा जाएगा? डेटा डिक्शनरी में।
जिसको मेटा डेटा कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? मेटा डेटा। मेटा डेटा का मतलब है डेटा अबाउट डेटा। डेटा के बारे में डेटा को मेटा डेटा कहा जाता है। ये एक बार याद कर लो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा। मेटा डेटा को डेटा अबाउट डेटा बोला। हाँ, वापस से आप एक बार देखेंगे। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज से आप क्या कर रहे हैं? स्कीमा डिफाइन करेंगे। स्कीमा को डिफाइन करेंगे मतलब डेटा के बारे में बता रहे हैं कि डेटा क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो ये डेफिनेशन कहीं ना कहीं रखी जाएगी। उस डेफिनेशन को कहाँ रखा जाता है? डेटा डिक्शनरी में रखा जाता है। और डेटा डिक्शनरी में जो चीज़ रखी जाती है उसको क्या कहा जाता है? मेटा डेटा कहा जाता है। मेटा डेटा को अगर अपन एक्सप्लेन करें या उसको दूसरा वर्ड कहें तो वो क्या है? डेटा अबाउट डेटा। डेटा के बारे में डेटा, मतलब जो डेटा आप रखोगे उसकी डेफिनेशन को क्या कहा जा रहा है? मेटा डेटा। क्लियर? अब नेक्स्ट आपको देखना है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज से आप बेसिकली क्या क्या कर सकते हो। एक बात और रह गई। डेटा डिक्शनरी को सिस्टम देखता है, यूज़र नहीं देखता। सिस्टम बार बार रेफ़र करता है। जब भी आप इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करोगे, है ना, तो सिस्टम डेटा डिक्शनरी में पहले चेक करेगा, है ना। या कोई अपडेट आप करते हो, यूज़र कोई अपडेट करता है तो डेटा डिक्शनरी में चेक करेगा कि जो अपडेशन है वो नियमों के अनुसार है कि नहीं है, जो रिट्रीव किया जा रहा है वो नियमों के अनुसार है कि नहीं है। ठीक है, तो डेटा डिक्शनरी को कौन रेफर करता है? डेटा डिक्शनरी को डेटाबेस सिस्टम के द्वारा रेफर या समय समय पर देखा जाता है। जब भी यूज़र डेटाबेस से इंफॉर्मेशन लेना चाहता है या इंफॉर्मेशन में चेंज करना चाहता है तो डेटाबेस सिस्टम के द्वारा पहले डेटा डिक्शनरी में चेक किया जाता है। तो डेटाबेस सिस्टम के द्वारा पहले डेटा डिक्शनरी को रेफ़र किया जाता है।
ठीक है। तो डेटा डिक्शनरी बेसिकली किसके यूज़ के लिए है? डेटा सिस्टम के यूज़, खुद डेटाबेस सिस्टम उसको यूज़ करता है। यूज़र डेटा डिक्शनरी को यूज़ नहीं करता है, डेटाबेस सिस्टम खुद उसको यूज़ करता है। ठीक है। अब आ जाते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के द्वारा आप क्या क्या डिफाइन करते हो। डोमेन कॉन्स्टेंट डिफाइन किया जा सकता है। डोमेन कॉन्स्टेंट क्या होता है? एट्रीब्यूट की परमिटेड वैल्यूज। इसको आप कैसे डिफाइन करोगे? इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? जो एट्रीब्यूट है वह करैक्टर टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, इस तरह से डिफाइन करके डोमेन कॉन्स्टेंट डिफाइन किए जाते हैं। डोमेन कॉन्स्टेंट क्या है? एट्रीब्यूट, करैक्टर, इंटीजर, फ्लोट जितने भी टाइप के होते हैं उस टाइप का हो सकता है। इस तरीके से आप उसका क्या बना रहे हो? डोमेन कॉन्स्टेंट बना रहे हो। इसको क्या कहेंगे अपन? डोमेन कॉन्स्टेंट। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका असर्शन। एक असर्शन वर्ड और कॉन्स्टेंट में आ जाता है। असर्शंस क्या है? फॉर एग्जांपल एक अकाउंट 1000 से कम नहीं होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? एक असर्शन हो जाएगा, एक नियम हो जाएगा जो कि हमें डेटाबेस को हमेशा फॉलो करना है। ठीक है।
अकाउंट रिलेशन में बैलेंस 1000 से कम नहीं होना चाहिए। इस तरीके का कॉन्स्टेंट लगाना हो तो उसे अपन क्या कहेंगे, असर्शन। ये भी हम किससे डिफाइन करेंगे, DDL के द्वारा, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के द्वारा। डोमेन कॉन्स्टेंट DDL के द्वारा डिफाइन होंगे, असर्शंस या इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट DDL के द्वारा डिफाइन होंगे। फिर उसके बाद आ जाते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या था, जब आप फॉरेन की डिफाइन करते हो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या है, फॉरेन की डिफाइन करते हैं। फॉरेन की डेफिनेशन मैंने पहले ही बताई थी, जब दूसरी टेबल में सिर्फ वही वैल्यू आनी चाहिए जो किसी रिलेशन की प्राइमरी की में है, ठीक है, जिसको वो रेफ़र करता है। उस प्राइमरी की में जो वैल्यूज़ हैं दूसरी टेबल में सिर्फ वही वैल्यू आ सकती है, तो उसको क्या कहते हैं, उस टेबल की हम क्या कहते हैं, फॉरेन की कहते हैं। फिर आ जाता है एक्सेस कॉन्स्टेंट्स। बंद हो गया। एक्सेस कांस्टेंट में जब किसी रिलेशन में यूज़र को जो एक्सेस दिया जाता है उसको डिफाइन किया जाए। एक्सेस किस किस तरीके के हो सकते हैं, कोई यूज़र सिर्फ इंसर्ट कर सकता है, कोई यूज़र सिर्फ डेटा को रिट्रीव कर सकता है, कोई यूज़र अपडेट भी कर सकता है, कोई यूज़र डिलीट भी कर सकता है, और किसी यूज़र को ये सारे एक्सेस दिए जा सकते हैं। तो इस तरीके से कॉन्स्ट्रेंट डिफाइन किया जाता है कि किस यूज़र के पास क्या राइट्स हैं, कितने एक्सेस के राइट्स दिए जा रहे हैं। क्लियर है, हो गया। असर्शन एक तरीके से इंटीग्रिटी कांस्टेंट ही है, और उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, चेक कांस्टेंट से। कोई टेबल बनाते हैं ना अपन,
अभी मैं क्रिएट टेबल बताऊंगी, उसमें चेक कॉन्स्टेंट लगा देंगे और ये 1000 वाला एग्जाम्पल भी दे देंगे। एसक्यूएल में आ जाएंगे, मतलब अपन ने लगभग जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होती हैं, है ना, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, उसको अपन ने देखा। एसक्यूएल उसी के एक तरीके में आएगी, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज आ जाएगी, लेकिन डीडीएल भी है एसक्यूएल में। अगर आप क्रिएट टेबल करोगे तो डीडीएल का एग्जांपल भी आएगा और डीएमएल का एग्जांपल भी आएगा, है ना। तो एसक्यूएल को अब हम पढ़ना चालू करेंगे और ये डीडीएल और डीएमएल अपन ने देखा, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप इस टाइप के आ सकते हैं। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या है, प्रोसेसरल लैंग्वेज क्या है, नॉन प्रोसेसरल डीएमएल क्या है ना, क्वेरी लैंग्वेज कौन कौन सी होती हैं, और इन क्वेरी लैंग्वेज में से प्रोसेसरल कौन सी है और नॉन प्रोसेसरल कौन सी है, ठीक है ना। तो इस टाइप से अपन ने थ्योरी पढ़ ली। फिर एसक्यूएल का फुल फॉर्म अपन देख लेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। और एसक्यूएल दोनों का कॉम्बिनेशन है, प्रोसीजरल का और नॉन प्रोसीजरल का, ठीक है। यहाँ अपन ने इसको लिखा था रिलेशनल एल्जेब्रा और डोमेन रिलेशनल कैलकुलस दोनों का कॉम्बिनेशन से बनी है एसक्यूएल, मतलब उसका मेथड जो है, ये दोनों मेथड एसक्यूएल में है। उसमें उस तरीके का काम भी होता है, उस तरीके का काम भी होता है। डोमेन रिलेशनल कैलकुलस में जो काम होता है वो भी होता है ना। अब आ जाते हैं एसक्यूएल पे। एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। अब एसक्यूएल पे हम देख लेते हैं एसक्यूएल बेसिक डेटा टाइप्स। हम एसक्यूएल के कुछ ऐसे स्टैंडर्ड बेसिक डेटा टाइप लेंगे जो एसक्यूएल के बेसिकली ओरेकल हो या एक्सेस हो या दूसरे जितने भी टाइप्स हैं, माई एसक्यूएल डेटा सर्वर हो, ये बेसिक डेटा टाइप सब में ही होते हैं। और जितने एसक्यूएल के टाइप और जितने डेटाबेस होते हैं उसमें एसक्यूएल का कुछ डेटा टाइप में कुछ वेरिएशंस मिलेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं कि बेसिकली जो ऐसे डेटा टाइप जो सब में काम में आते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे डेटा टाइप हैं? करैक्टर। करैक्टर जो है ये है आपका एसक्यूएल में फिक्स्ड लेंथ करैक्टर डेटा टाइप। फिक्स्ड लेंथ का मतलब क्या है? अगर आपने कस्टमर टेबल बनाई, कस्टमर टेबल में कस्टमर नेम बनाया, एक एट्रीब्यूट है, करैक्टर 10 लिख दिया, तो कम से कम ये 10 करैक्टर को लेगा। चाहे आप इसमें राम लिखें, वो 3 करैक्टर का है, तो ये कितनी विथ लेगा? इसकी 10 करैक्टर की लेगा, ठीक है। नेक्स्ट है वेर करैक्टर वेरिएबल लेंथ करैक्टर डेटा टाइप। अगर आप यहाँ वेर करैक्टर लेते हैं तो जितनी ये वेरिएबल लेंथ होगी, जितने करैक्टर्स काम में लिए जाएंगे उसके अनुसार इसकी लेंथ कटेगी बढ़ेगी, ठीक है। ये वेरिएबल लेंथ है और वो फिक्स्ड है। जितना डेटा या जितना आपने इसमें करैक्टर्स दे दिए हैं उतने तो उसमें फिक्स रहेंगे ही। इंटीजर
इंटीजर डेटा टाइप है, ये बेसिकली आपके 4 बाइट कंज्यूम कर रहा है। स्मॉल इंटीजर डेटा टाइप है, ये आपके बेसिकली 2 बाइट कंज्यूम कर रहा है। तो इंटीजर में जो आपके 32 8 वाला जो रेंज है वो स्मॉल इंटीजर का होगा, ये वाला रेंज उससे बड़ा वाला होगा, है ना। रेंज आपसे पूछेंगे नहीं, हम सिर्फ रफली भाई इसके कुछ टाइप्स होते हैं उसको अपन लिख रहे हैं। स्मॉल देन इंटीजर डेटा टाइप, इसको आप तब यूज़ करते हैं जब इंटीजर से भी आपको कम इंटीजर वैल्यू की ज़रूरत पड़े। इंटीजर बेसिकली 4 बाइट का है, इससे भी अगर आपको कम बाइट्स की ज़रूरत है तो आप इसको काम में लगेंगे स्मॉल इंटीजर को। फिर आपका आ जाता है न्यूमेरिक। इसमें आप इस तरीके से डिफाइन करेंगे, तीन कोमा एक अगर आपने लिखा है इसका मतलब ये डेटा दिया जा सकता है, ठीक है। तीन डिजिट दी जा सकती हैं और उसके बाद डेसिमल के बाद 1 दिया जा सकता है। जब आप फिक्स फॉर्मेट में डिफाइन करना चाहते हैं, डेसिमल डिजिट को फिक्स्ड फॉर्मेट में फिर इसके बाद नेक्स्ट इसके डेटा टाइप हैं रियल एंड फ्लोट। जैसे आप सी में फ्लोट एंड डबल लेते हो, यहाँ रियल एंड फ्लोट है। डबल क्या होता है? हायर प्रिसीजन पे यूज़ करना हो, ठीक है ना। तो फ्लोट उसमें काम आएगा, रियल उससे कम प्रिसीजन पे काम पे आएगा। इसका रेंज अगर अपन देखें तो रियल का 10 की पावर 38 तक है, इसका 10 की पावर 308 तक है। वो फ्लोट और डबल जैसे सी में था ना, उसी तरीके से है। एग्जैक्टली रेंज इसलिए याद नहीं करा रही क्योंकि इतना ज़्यादा आपके दिया हुआ नहीं है सिलेबस में। इनफैक्ट ये बेसिक डेटा टाइप के अलावा अलग अलग के जो एसक्यूएल वर्जन है उसमें और डेटा टाइप भी अलग अलग होते हैं। हमने क्या किया है, रफली जो कॉमन सब में होता है, एक स्टैंडर्ड डेटा टाइप जो मिनिमम काम में आते हैं उनको अपन ने लिया है।
इसमें और एक दो टाइप और होते हैं जिसमें ब्लॉग, मेमो, इस टाइप के, मतलब पूरी डिटेल लिखी जा सकती है। बेसिकली आप ये याद रखो, बेसिक। ठीक है। अब हम आ जाते हैं कस्टमर टेबल को एसक्यूएल में कैसे क्रिएट करेंगे। कस्टमर टेबल हो गई या अकाउंट टेबल ले लो, कस्टमर टेबल को एसक्यूएल के द्वारा कैसे क्रिएट किया जाएगा, इसका एग्जांपल लेंगे अपन। कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, हमने एग्जाम्पल लिया था, कस्टमर टेबल बनाया था अपन ने रिलेशनल डेटाबेस में। एसक्यूएल में किस तरीके से क्रिएट किया जाएगा, आप क्रिएट टेबल कस्टमर। क्रिएट टेबल तो क्या है, कमांड है। कस्टमर क्या है, टेबल का नाम है। कस्टमर आईडी क्या है, आईडी क्या है, एट्रीब्यूट है। कस्टमर नेम क्या है, एट्रीब्यूट है। कस्टमर एड्रेस क्या है, एट्रीब्यूट है। ये एट्रीब्यूट किस टाइप का है, करैक्टर टाइप का। ये किस टाइप का है, करैक्टर टाइप का। ये अपन ने लिया वह करैक्टर टाइप का। फिर यहाँ पे हमने क्या डिफाइन किया है, प्राइमरी की को डिफाइन किया है। तो प्राइमरी की और कस्टमर आईडी लिखा, तो इस तरीके से ये प्राइमरी की डिफाइन हो गया। एक टेबल हम और बना रहे हैं, डिपॉजिटर टेबल। क्रिएट टेबल डिपॉजिटर, ठीक है।
यहाँ पे प्राइमरी की कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर के कॉम्बिनेशन से बनी है, ठीक है। कहीं कहीं इसको कंपोजिट की, जब की 2 के कॉम्बिनेशन से बनती है या एक से ज़्यादा की के कॉम्बिनेशन से बनती है तो कहीं कहीं उसको कंपोजिट की कहा हुआ है ना। ऐसी प्राइमरी की को कंपोजिट की इसलिए कहा हुआ है क्योंकि वो एक नहीं है, कॉम्बिनेशन से बनी हुई है, ठीक है। तो अगर प्राइमरी की यहाँ क्यों 2 से है, अब हम ये मान के चल रहे हैं कि 2 कस्टमर का अगर अकाउंट होगा तो कस्टमर आईडी भी रिपीट हो जाएगा, तो कस्टमर आईडी यूनिक थोड़ी रहा। फिर एक अकाउंट मतलब सपोज एक अकाउंट के 2 कस्टमर्स हैं तो कस्टमर आईडी रिपीट होगा, साथ ही एक अकाउंट एक कस्टमर के 2 अकाउंट्स भी हैं, है ना। या एक अकाउंट 2 से रेफ़र करता है तो अकाउंट नंबर भी 2 बार आएगा, है ना। मैनी टू मैनी वाला जो मैंने समझाया था, तो ये दोनों क्या होंगे, इसमें रिपीट होते रहेंगे, लेकिन इन दोनों के कॉम्बिनेशन कभी भी रिपीट नहीं होंगे। तो इसकी प्राइमरी की कैसे बनेगी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगी। अगर मैनी टू मैनी वाला रिलेशनशिप हो जाएगा तो अकाउंट नंबर भी रिपीट हो रहा होगा, कस्टमर आईडी भी रिपीट हो रही होगी, है ना। तब अपन यहाँ पे प्राइमरी की बनाएंगे तो 2 के कॉम्बिनेशन से बनेगी, जबकि 2 के कॉम्बिनेशन से बनती है तो इस तरीके से बनाई जाती है, ठीक। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं बैलेंस क्या होना चाहिए, 1000 से कम नहीं होना चाहिए। वो उसको अपन कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, अकाउंट टेबल बनाएंगे। मैंने आपको बताया कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में ये आप बना रहे हो तो ये क्या चीज़ है, डोमेन के कॉन्स्ट्रेंट आप डिफाइन कर रहे हो। जो मैंने पॉइंट लिखवाया था ना, डोमेन कॉन्स्ट्रेंट डिफाइन कर रहे हो। फिर मैंने आपको क्या बताया, असर्शन डिफाइन करना, असर्शन डिफाइन करना, है ना। तो वो चेक कॉन्स्ट्रेंट से बनाओगे, चेक लगा के कि बैलेंस जो है वो 1000 से कम नहीं होना चाहिए। फिर आपका रेफरेंशियल वाला, तो आप यहाँ पे फॉरेन की बनाओगे, ठीक है। वो एग्जाम्पल भी लेंगे अपन। क्रिएट टेबल अकाउंट, ठीक है। बैलेंस आप न्यूमेरिक में ले लो, यहाँ देखिए हमने यहाँ एक कॉन्स्टेंट लगाया है और उसको बताया है कि बैलेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमेशा 1000 से ज़्यादा होनी चाहिए। इसको अपन कहेंगे असर्शन डिक्लेयर करना एक तरीके से, या इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट इम्प्लीमेंट करना।
सबसे पहले अपन ने देखा था कि प्राइमरी की वगैरह क्या होते हैं, ठीक है। फिर उसको एक्चुअली लैंग्वेज में कैसे कमांड देके आप बनाते हो, तो इस तरीके से बनाओगे। इसलिए आप एसक्यूएल के भी बेसिक पढ़ रहे हो, बेसिक्स देख लेंगे अपन एसक्यूएल के। फिर नेक्स्ट डेटाबेस डिज़ाइन पे आगे बढ़ेंगे, एक फिर आपका डेटाबेस आर्किटेक्चर है टॉपिक, फिर आपके नो एसक्यूएल टेक्नोलॉजी है। तो 2 4 5 टॉपिक इस सब्जेक्ट में गए हुए हैं, फिर आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट अब यहाँ देखो, डिपॉजिटर टेबल में ही अपन फॉरेन की बना देते हैं। कस्टमर आईडी कहाँ मिलेगा अपने को? कस्टमर टेबल में। और अकाउंट नंबर कहाँ मिलेगा अपने को? अकाउंट टेबल में। फॉरेन की है आपके कस्टमर आईडी, रेफरेंसेस कस्टमर टेबल का नाम दे रहे हो आप, इसमें की नहीं बता रहे, वो अपने आप उसकी प्राइमरी की को रेफर कर देगा, ठीक है। ये जो कस्टमर आईडी है वो किसकी? कस्टमर टेबल की प्राइमरी की को अपने आप रेफर कर देगा। प्राइमरी की, फॉरेन की के कंसेप्ट में बता चुकी हूँ आपको, है ना। अकाउंट नंबर को भी हम फॉरेन की दे रहे हैं। ये किसको रेफर करेगा? अकाउंट टेबल को। ठीक है, प्राइमरी की बनाना, फॉरेन की बनाना। दूसरा असर्शन या इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट 1000 से ज़्यादा नहीं हो, कम नहीं हो। डोमेन कॉन्स्टेंट कैसे बनेंगे? कैरेक्टर टाइप का है, न्यूमेरिक टाइप का है, ये सब क्या है? डोमेन कॉन्स्टेंट। तो इस तरीके से अपन ने एसक्यूएल में डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कैसे डिफाइन की जाती है या टेबल कैसे बनाई जाती है, कॉन्स्टेंट कैसे बनाए जाते हैं, उसको प्रैक्टिकली करके देख लिया। ठीक है, तो बेसिक एग्जांपल ये सिंटैक्स आप ध्यान में रखना, ठीक है।